चाणक्य और चंद्रगुप्त की 76वां एपिसोड। राजहंस ने राजकुमार पप्पत और वीरसेन की नजरों से बचकर थोड़ी सी मिट्टी अपनी मुट्ठी में भर ली थी। जैसे ही वीरसेन ने उसके हाथों का बंधन काटा, राजहंस ने बिना देर किए उन दोनों की आंखों पर मिट्टी फेंक दी और उन दोनों को धक्का देकर वहां से भागने लगा। इस बीच वीरसेन ने तुरंत ही बचाव के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, जिसकी वजह से उसकी आंखों में मिट्टी जाने का उतना असर नहीं हुआ। वहीं पप्पत आंखों में जलन के कारण तिल मिला गया था। वो दोनों हाथों से अपनी आंख मसलने लगा और जोर से चीखा, राजहंस, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पप्पत और वीरसेन दोनों ने अपनी आंखों से मिट्टी साफ की और तेज गति से राजहंस की ओर भागे। राजहंस अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों की नजरों से छिपते हुए भागने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर खुद को उनकी नजरों से दूर नहीं रख पाया। वीरसेन उसका पीछा करते हुए चिल्लाया, राजहंस रुक जाओ, वरना आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। लेकिन राजहंस कहां रुकने वाला था। यह देख पप्पत का क्रोध और बढ़ गया। उसने इधर उधर देखा और तभी उसे लकड़ी का मोटा टुकड़ा दिखाई दिया। उसने वो टुकड़ा उठाया और निशाना साधते हुए राजहंस के पैरों पर दे मारा। इस बार से राजहंस लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वीरसेन ने तुरंत ही उसके नजदीक जाकर उसे पकड़ लिया। तब तक पप्पत भी उसके सामने आ गया। राजहंस को सामने देख पप्पत का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर धूल फेंकी, एक राजकुमार पर? तुम्हारी जान अब कोई नहीं बचा सकता। राजहंस हाथ जोड़कर बोला, राजकुमार क्षमा कर दे, मुझे भूल हो गई मुझसे। मैं आपको सब सत्य बताऊंगा, शुरू से लेकर अंत तक सब सत्य। क्षमा कर दे हमें राजकुमार, क्षमा कर दे। लेकिन आज पप्पत का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह खौल रहा था। उसका गुस्सा देख वीरसेन भी समझ चुका था कि आज राजहंस को कोई भी नहीं बचा सकता। उसे देख ऐसा लग रहा था कि अब वो अपने आपे से बाहर है। पप्पत का यह रूप देख राजहंस की भी आत्मा कांप उठी। पप्पत किसी हिंसक पशु की तरह राजहंस में लपका और अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। वीरसेन ने बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा, मित्र, हमें एक बार इसका सत्य सुन लेना चाहिए। लेकिन पप्पत ने उसकी बात काटते हुए जोर से चीखा, नहीं, अब मुझे इसके किसी भी सत्य पर भरोसा नहीं। इतना कह पप्पत पूरी ताकत से राजहंस का गला दबाने लगा। राजहंस ने छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने का सफल प्रयास किया, लेकिन कुछ ही पल में उसका प्रयास शांत पड़ गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, शरीर बेजान हो चुका था, लेकिन पप्पत अभी भी उसके गले को दबाए जा रहा था। जंगल में तेज हवाएं चल रही थी। पप्पत के लंबे बाल बिखर गए थे। राजहंस का गला दबाते हुए उसका वो रौद्र रूप बहुत ही भयानक लग रहा था। वीरसेन ने पहली बार उसका यह भयावह रूप देखा था। वीरसेन समझ चुका था कि राजहंस मर चुका है, लेकिन वो पप्पत को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटा उसने सहमते हुए पप्पत से कहा, मित्र, छोड़ दो उसे, वो मर चुका है। वीरसेन की बात सुन पप्पत को भी राजहंस के मृत हो जाने का एहसास हुआ। उसने उसके शरीर को वहीं क्रोध में किनारे फेंक दिया। वीरसेन हिम्मत करते हुए आगे बढ़ा। अब आचार्य गजानन को हम क्या जवाब देंगे? पप्पत गुस्से में बोला, बोल देना आचार्य गजानन को कि राजहंस मिला ही नहीं। अब जाओ और जाकर इस नीच के शव को दफना दो। उसका गुस्सा देख वीरसेन धीरे से बोला, ठीक है, मैं अभी इस शव को दफन करने का इंतजाम करता हूं। पप्पत अभी भी क्रोध में राजहंस के शव को ही देखे जा रहा था। एक तरफ जहां तक्षशिला में राजहंस की मृत्यु हो चुकी थी, वहीं मन्ना देव के जीवन में भी बहुत जल्द कुछ अशुभ घटने वाला था। सूर्य पहाड़ों के पीछे छिपने को था। चंद्रगुप्त मन्ना देव की पत्नी के साथ बाजार घूमने निकला था। वो दोनों बाजार की तरफ बढ़ रहे थे। जहां चंद्रगुप्त बहुत खुश था, वहीं मन्ना देव की पत्नी थोड़ी बेचैन लग रही थी। उसकी बाईं आंख सुबह से ही फड़क रही थी। उसे कुछ अशुभ घटने की आशंका सता रही थी, लेकिन उसने फिर भी अपने भय पे काबू किया हुआ था। वे दोनों कुछ आगे बढ़े ही थे कि एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट गई। यह देख मन्ना देव की पत्नी और चिंतित हो गई। वो मन ही मन बोली, आज सुबह से ही अशुभ संकेत मिल रहे हैं, जाने क्या विपदा आने वाली है। वो बहुत चिंतित थी, लेकिन चंद्रगुप्त को खुश देख उसने अपनी चिंता उसके सामने उजागर नहीं की। वो उन्हें खुशी खुशी माई माई कहते हुए हंसाने का प्रयत्न कर रहा था। माई चंद्रगुप्त के साथ वस्त्र की दुकान पर गई और दुकानदार को चंद्रगुप्त के लिए नए वस्त्र दिखाने को कहा। चंद्रगुप्त झिझकते हुए बोला, इसकी क्या जरूरत है माई, मेरे पास बहुत सारे वस्त्र हैं। माई प्यार से बोली, क्यों नहीं है जरूरत? मैंने देखा तुम्हारी पोटली में सिर्फ एक ही जोड़ी वस्त्र है। तुम्हें अब नए वस्त्रों की जरूरत है।
समझे तुम? वो एक वस्त्र उठाकर चंद्रगुप्त को दिखाते हुए बोली, ये कैसा है चंद्र? अच्छा लग रहा है ना? तुम पर अच्छा लगेगा। चंद्रगुप्त जिद करते हुए बोला, नहीं माई, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, आप क्यों मेरे लिए कष्ट? माई उसकी बात काटते हुए बोली, कष्ट? कैसा कष्ट? भले ही मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, लेकिन तुम्हें अपना पुत्र माना है, और एक पुत्र के लिए भला माई को कष्ट होता है क्या? पुत्र के लिए तो माई अपनी जान भी दे सकती है। चंद्रगुप्त हल्के गुस्से में बोला, माई कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपने लिए आपको अपने प्राणों की बलि नहीं देने दूंगा। नहीं, जब तक मैं हूं आपके सामने कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आने दूंगा, मेरा वचन है ये। माई उसका माथा चूमते हुए बोली, काश तू मेरी कोख से जन्म लेता चंद्र, मैं तुझे कभी भी खुद से अलग नहीं होने देती, कभी नहीं। बोलते हुए अचानक वो हकलाने लगी। उसका जी मचलने लगा था, माथे पर पसीना भी आने लगा था। उसकी अजीब हालत देख चंद्रगुप्त परेशान हो गया। वो उन्हें संभालते हुए बोला, माई आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? चंद्रगुप्त की बात सुन उसने मुस्कुराने की कोशिश की ताकि चंद्रगुप्त को ना लगे कि उसे कुछ हो रहा है। तभी उसने एक दूसरा वस्त्र उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसे चक्कर सा आ रहा था। चंद्रगुप्त घबराते हुए बोला, माई आप खरीदारी छोड़िए, हम घर चलते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। माई मना करती हुई कांपती आवाज में बोली, नहीं चंद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेकार ही मेरी चिंता करते हो। चलो जल्दी से अपने लिए वस्त्र पसंद कर लो। यह कहकर वो दूसरे वस्त्र उठाकर देखने लगी। भले ही मन्ना देव की पत्नी ने चंद्रगुप्त की बातों को टाल दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त उनकी परिस्थिति भांप चुका था। उसने उनके हाथ से वस्त्र खींचते हुए कहा, माई मुझे कुछ नहीं लेना, और मुझे आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा, हम अभी तुरंत घर चलेंगे। माई ने उसे अंतिम बार रोकने की कोशिश करते हुए कहा, चंद्र नहीं, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, हमें घर जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो हमें तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ खरीदना है। चंद्रगुप्त मना करते हुए बोला, माई आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कोई वस्तु नहीं है, मैं अभी घोड़ा गाड़ी का प्रबंध करता हूं। ऐसा बोल उसने तुरंत एक घोड़ा गाड़ी वाले को पकड़ा और उन्हें घर छोड़ देने को कहा। दोनों घोड़े गाड़ी पर बैठकर घर के लिए प्रस्थान कर गए, जो बस बाजार से थोड़ी ही दूरी पर था। एक तरफ जहां चंद्रगुप्त माई के साथ उसके घर की तरफ बढ़ रहा था, वहीं मंत्री शंभुनाथ का आदेश पाते ही श्वेतबाहु भी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए मन्ना देव के गांव जा पहुंचा। वहां पहुंच उसने देखा कि सेनापति भुजंग अपने सैनिकों के साथ वहां पहले से ही मौजूद है। श्वेतबाहु मन्ना देव से मिलना चाहता था, लेकिन भुजंग के रहते यह बेहद मुश्किल था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मन्ना देव से कैसे भेंट करे। भुजंग मन्ना देव से किसी बच्चे के बारे में पूछ रहा था। वो कड़क आवाज में बोला, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सत्य कह रहे हो? तुम्हारे यहां ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके रिश्तेदार ने उसे बेचा हो? मन्ना देव बोला, मेरा विश्वास करें सेनापति जी, मैंने तो अपने सभी गुलामों को उनके किसी न किसी मालिक से ही खरीदा है। अब कौन किसका रिश्तेदार है मुझे कैसे ज्ञात होगा? भुजंग उसकी तरफ देखकर सोचता हुआ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मुरा के रिश्तेदार गलत तो नहीं हो सकती। अवश्य ही मन्ना देव कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर भुजंग आंखें दिखाते हुए बोला, मन्ना देव तुम झूठ बोल रहे हो। जिसने तुम्हारे पास उस बच्चे को बेचा था उसने तुम्हारा ही नाम लिया था। अब या तो तुम सच बताओ या फिर तुम्हारे पूरे परिवार को काल कोठरी की सजा दी जाएगी। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि काल कोठरी में यातना गुलामों से भी बदतर दी जाती है। मन्ना देव जानता था कि वो जब तक सत्य नहीं बताएगा भुजंग वहां से हटेगा नहीं, और वो सत्य भी नहीं बता सकता था। उसके लिए दुविधा यह थी कि भुजंग के वहां रहते अगर चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी वापस आ गए तो उन्हें भी सजा हो सकती थी। वहीं चंद्रगुप्त और माई भी तेजी से घर की तरफ ही बढ़ रहे थे। माई के कुछ अशुभ होने का संदेह जैसे सत्य हो रहा था। मन्ना देव ने भुजंग को वहां से दूर ले जाने की योजना बनाई। उसने कहा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको उस मालिक से मिलवा सकता हूं जिससे मैंने उसके सभी गुलाम खरीदे। भुजंग सोचता हुआ बोला, ठीक है चलो। मन्ना देव भुजंग को अपने घर से दूर ले गया। वो उन्हें बाजार जाने वाले रास्ते के विपरीत दिशा में ले गया। कुछ दूर चलने के बाद मन्ना देव ने एक झोपड़ी के पास भुजंग को रुकने का इशारा किया। भुजंग के सैनिकों ने झोपड़ी के अंदर जाकर छानबीन की और फिर बाहर आकर बोला, सेनापति जी यहां तो किसी व्यक्ति का नामो निशान नहीं है। ये झोपड़ी तो वर्षों से खाली प्रतीत होती है। ये सुनते ही सेनापति भुजंग झुंझुला उठा और गुस्से में बोला, मन्ना देव
क्या तुम मेरे साथ उपहास कर रहे थे? तुमने हमसे सत्य कहा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारे बदन से तुम्हारी खाल अलग नहीं करवाई तो मैं भी मगध का सेनापति भुजंग नहीं। ऐसा बोल उसने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, बंदी बना लो उस कपटी को। अब इसके सत्य और झूठ का फैसला मगध में होगा। आदेश मिलते ही सैनिकों ने तुरंत ही मन्ना देव के हाथ पैर बांध दिए। मन्ना देव को भले ही बंदी बनाया जा रहा था, लेकिन वो इस बात से खुश था कि वो अपनी पत्नी और चंद्रगुप्त को बचाने में सफल हो गया था। उसके बाद भुजंग ने उसे अपने घोड़े के पीछे बांधा और घसीटते हुए मगध की तरफ बढ़ गया। श्वेत बहुत छुप कर ये सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, मन्ना देव तो सत्य बताना नहीं चाह रहा था, तो फिर भुजंग को विश्वास दिला अपने साथ अपने घर से दूर क्यों ले आया, वो भी बंदी बनने के लिए? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? किसको बचाने का प्रयास कर रहा है मन्ना देव? श्वेत बाहु को मन्ना देव की चाल समझ आ रही थी। वो मन ही मन बोला, मुझे यहीं रहकर देखना होगा कि वो आखिर कौन है जिसके लिए मन्ना देव ने स्वयं कैद में जाना उचित समझा। कहीं ये बालक मुरा का पुत्र तो नहीं? नहीं नहीं, उसे भला एक गुलाम के लिए इतनी हमदर्दी कैसे हो सकती है? यह सोच श्वेत बाहु वहीं मन्ना देव के गांव में रुक गया और उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लग गया। इधर दूसरी तरफ तक्षशिला में चाणक्य और सूरजमल राजहंस को ढूंढते हुए जंगल की तरफ बढ़े। वो मिट्टी में बने उसके पांव के निशान को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां राजहंस को बंदी बनाया गया था। काफी अंधेरा हो चुका था और जोर जोर से हवाएं भी चल रही थी। हवाओं के कारण धूल उड़कर पांव के निशान पर बैठ चुकी थी और आगे के पैर के निशान मिट चुके थे। चाणक्य उस स्थान पर गौर से पैरों के निशान देखने लगे। उन्होंने सूरजमल से कहा, सूरजमल, यहां देखो इन पैरों के निशानों को। ये निशान रास्तों की तरह व्यवस्थित नहीं है। इनका संयोजन ऐसा है जैसे यहां पर राजहंस और उसके अपहरणकर्ता रुके हुए थे। एक निशान के ऊपर कई निशान प्रतीत हो रहे हैं। यहां अवश्य कुछ तो घटित हुआ है। सूरजमल भी उन निशानों को देखते हुए बोला, आचार्य, निशान तो यही कह रहे हैं कि राजहंस को यहीं रखा गया था, लेकिन वो है कहां? ऐसा बोल सूरजमल ने पूरा आसपास का इलाका छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हवाओं के चलते आगे के पदचिन्ह मिट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां से राजहंस कहां गया। सूरजमल ने हताश होकर चाणक्य से कहा, आसपास कहीं भी राजहंस का पता नहीं लग रहा आचार्य। नहीं अब पैरों के निशान दिख रहे हैं, अब कैसे ढूंढेंगे उसे? कुछ सोच चाणक्य गंभीरता के साथ बोले, इस अंधेरे में बगैर किसी सबूत के राजहंस को ढूंढने का प्रयास व्यर्थ है। मेरी इच्छा है कि राजहंस सुरक्षित हो, लेकिन सत्य इच्छाओं पर आधारित नहीं होता। मेरा ज्ञान कहता है कि राजहंस अब जीवित नहीं है। चाणक्य की बात सुन सूरजमल सन्न रह गया। फिर कुछ सोच उसने आचार्य से पूछा, लेकिन इस बात की पुष्टि कैसे होगी आचार्य? चाणक्य बोले, अगर राजहंस का शव कहीं बीच जंगल में पड़ा होगा तो कल सुबह तक चील, कौवे और गिद्ध हमें उसकी दिशा और दशा दोनों ही बता देंगे। किंतु यदि शव को कहीं दफन किया गया होगा तो हमें 2 दिन प्रतीक्षा करनी होगी। 2 दिन बाद उसका दफन किया हुआ शव स्वयं हमें अपनी जगह बता देगा। सूरजमल यह सुनकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य कैसे दफन किए हुए शव को इतने बड़े जंगल से ढूंढ निकालेंगे, परंतु फिलहाल उनके पास जंगल से वापस लौटने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। हताश हो चाणक्य और सूरजमल वापस आश्रम लौट गए। इधर अपने आश्रम में ज्वाला ने एक पोटली सुकन्या को दी और कहा, खीर, गांव में तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, तुम वहां जाओ और इस पोटली को उसे दे देना। और याद रहे, तुम्हें आज रात ही आश्रम वापस लौटना है। सुकन्या बोली, मैं उस व्यक्ति को पहचानूंगी कैसे? ज्वाला बोली, उसकी चिंता मत करो, वो गांव की सीमा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वो तुम्हें पहचान जाएगा। अब जल्दी जाओ। सुकन्या ने हामी सर हिलाते हुए उस पोटली को लिया और वहां से निकल गई। ज्वाला द्वारा दिए गए कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की उत्सुकता उसमें साफ झलक रही थी। साथ ही उसे मन ही मन ये जानने की उत्सुकता भी हो रही थी कि आखिर उस पोटली के अंदर है क्या, परंतु उसने उसे खोलना ठीक नहीं समझा। वो आश्रम से कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सतर्क हो गई। उसने तुरंत ही अपनी कमर से कटार निकाल ली और पलट कर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा। कुछ सोचते हुए वो फिर से आगे बढ़ गई।
लेकिन कुछ दूर बढ़ने पर उसे फिर से महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक झटके में पीछे मुड़ी, लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं था। बस तेज हवाओं के कारण छोटे पौधे और पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी। अपने मन को समझाते हुए सुकन्या बोली, यहां तो कोई नहीं, लगता है मुझे ही बार बार भ्रम हो रहा है। भला मेरा पीछा कर किसी को वैसे भी क्या हासिल होगा। ये सोच वो वापस पलटी और गांव की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे अपने गले पर कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने गले पर हाथ लगाया तो वहां एक कांटा चुभा हुआ था। वो उस कांटे को निकाल ही रहे थे कि तभी उसके हाथ से पोटली नीचे गिर गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गई। क्या ज्वाला सुकन्या की कोई परीक्षा ले रही थी, या वो सच में किसी मुसीबत में फंस चुकी थी? क्या श्वेत बाहु चंद्रगुप्त के सत्य तक पहुंच पाएगा? क्या चाणक्य और सूरजमल राजहंस के शव तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग